मैं विकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों लेकर आए हैं सीटेट मैथ का पेडागोगी सेक्शन, और पेडागोगी सेक्शन में हम बात करेंगे आज की गणित कैसे पढ़ाया जाए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम गणित पढ़ाने की जो कुल 8 विधियां हैं उन सभी 8 विधियों को कवर करेंगे, और इन विधियों से 1 या 2 प्रश्न जरूर आपकी सीटेट एग्ज़ाम में बनता है। और देखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गणित कैसे पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, गणित पढ़ाने की कुल 8 विधियां हैं। 8 विधियां हैं, जिनमें से हमारी पहली विधि है आगमन विधि। पहली जो हमारी विधि है वो आगमन विधि है। आगमन विधि इसमें क्या होता है कि आगमन में, जैसे कि आपको पता है, आगमन विधि किसे कहते हैं? विशिष्ट, या यूँ कहें कि उदाहरण से सामान्य की ओर, उदाहरण से सामान्य नियम की ओर जो है उसे हम कहते हैं आगमन विधि, या विशेष से सामान्य की ओर, या हम इसे कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज, और नोट्स साथ में बनाते चलिए दोस्तों। इससे आपके आने वाले समय में टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। विशिष्ट से सामान्य की ओर। या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, विशिष्ट को हम लोग उदाहरण भी कहते हैं, क्योंकि उदाहरण विशिष्ट होता है, नियम सामान्य होता है। या हम कहें कि विशेष से, इसे कई नामों से जाना जाता है, विशेष से सामान्य की ओर। या हम कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस विधि को इन 3 नामों से भी जानते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि के जो स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप में फॉलो होते हैं। आगमन विधि के सोपान, सोपान को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, ठीक है। तो इसमें जो स्टेप फर्स्ट आपका आता है, स्टेप फर्स्ट आता है विशिष्ट उदाहरणों, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। स्टेप आपका सेकेंड इसमें होता है निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण करना। स्टेप थर्ड होता है सामान्यीकरण। या
हम इसे सूत्रीकरण भी कहते हैं। चौथा आपका स्टेप है, चौथा स्टेप है स्टेप 4 जो होता है परीक्षण या हम कहें कि सत्यापन। ठीक है, ये प्रमुख 4 स्टेप्स होते हैं आगमन विधि के। ठीक है दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि आगमन विधि के जो सोपान हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों इन चारों स्टेप्स को जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में ये भी पूछा गया है एक एग्जाम में कि आगमन विधि के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ आपका क्वेश्चन के हिसाब से। 4,000 रुपये का 10%। दोस्तों जितनी भी विधियां पढ़ाई जाएंगी सभी से संबंधित 1-2 प्रश्न आपको बताए जाएंगे और वो प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो पीछे परीक्षाओं में आ चुके हैं। उसी बेस के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 4,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो आइए अब इसको दोस्तों हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब इसको हम सिद्ध करते हैं सिंपल तरीके से, फार्मूले के तरीके से नहीं, क्योंकि ये विधि, इस विधि का नाम है आगमन विधि। उदाहरण से सामान्य की ओर, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें हम साधारण तरीके से लगाते हैं। पहले वर्ष का पहले क्या करेंगे कि पहले वर्ष का हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन क्या है, 4,000 है। ब्याज की दर क्या है, 10% है, बटेगा 100 में 10% का ब्याज है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचा, 400 रुपया। 1 साल का जो ब्याज दर 10% से पड़ेगा वो 400 रुपया पड़ेगा। ठीक है, दूसरे वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज होगा, मूलधन है 4 रुपया, 10% की ब्याज से दिया गया है, ब्याज 100 पर होता है। फिर भी इसमें भी आपका वही विधि से आपका 400 रुपया दूसरे साल में भी ब्याज बनेगा। तीसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 4,000, दर है 10%, तो इसका भी बनेगा कितना, 400। ठीक है, तो जो कुल बनेगा ब्याज वो कितना बनेगा, 1,200 रुपये बनेगा। ठीक है दोस्तों, 1,200 रुपये बनेगा। अगर फार्मूला वैसे रखा या सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन ब्याज की दर आपकी 10% है और समय कितना है, 3 है। तो इसको भी सेम हम, लेकिन इसमें इसे बताने का मेन उद्देश्य क्या है कि साधारण ब्याज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। दर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से।
और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और अपॉन में 100। तो सिंपल सी बात है कि इससे हम अगर सूत्र निकालें तो ये निकाला जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ये क्या है? ये आपका उदाहरण से नियम की ओर क्या है? सामान्य नियम। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसके विधि के गुण क्या हैं। गुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरिट्स। ठीक है, पहला गुण देखते हैं। ये क्या है? इसमें का पहला गुण है ये गणित शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है कि प्राथमिक स्तर के बालकों में गणित के विकास का जो है शिक्षण का सर्वोत्तम विधि है। इस विधि तीसरा है आपका गुण, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और स्थायी होता है, पहला वो। तीसरा, चौथा आपका इसमें हो सकता है कि बालक गणित के एक व्यवहारिक विषय के रूप में देखता है गणित को। और पांचवा आपका हो सकता है कि बालक को जो है सूत्रों का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। और पहला है आपका ये है गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है आपका प्राथमिक स्तर के बालकों में यह गणित शिक्षण की सर्वोत्तम गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। चौथा, तीसरा जो इसका गुण है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और स्थायी होता है। चौथा आपका हो सकता है कि इस विधि में बालक गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में देखता है। पांचवा, इस विधि में बालक सूत्रों का ज्ञान एक प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में करता है। इस विधि में बालक क्या है कि मनोवैज्ञानिक ये विधि है
दूसरा, प्राथमिक स्तर के बालकों में यह गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तीसरा, आपका इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्पष्ट और स्थायी होता है, मतलब स्पष्ट होता है, और स्थायी मतलब ज़्यादा दिनों तक ये ज्ञान का रहता है। इस विधि में बालक क्या है, व्यवहारिक विधि, ये जो है गणित की एक व्यवहारिक विधि है। व्यवहारिक मतलब जो हमारे आजकल प्रयोग में होती हैं। और पांचवा, आपका इस विधि से सूत्रों का ज्ञान होता है। एक अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है, जब सूत्रों जब उसके व्यवहारिक जीवन में जो है काम आता है सभी चीज़ें, तो व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है कि हाँ ये सही है और ये गलत क्या है, कैसे है। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं। ये हो गए इसके गुण। अगला आपका है कि जब इसके कोई गुण हैं तो प्रत्येक चीज़ के कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। दोष को हम इंग्लिश में कहते हैं मेरिट्स। ठीक है, इसकी भी कई सारे दोष भी हैं। ये विधि समय और परिश्रम, इस विधि में क्या होता है कि दोस्तों समय और परिश्रम अधिक लगता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में उतनी उपयोगिता जो है नहीं है, क्योंकि विधि द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर बड़ी कक्षाओं में पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इसके प्रमुख दो दोष हैं, तो इन्हें देखते हैं। इस विधि में समय और परिश्रम अधिक लगता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में सिलेबस कम होता है तो वहाँ पे समय की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़ी कक्षाओं के में एक समस्या के रूप में देखी जाती है। दूसरा आपका है, वो पहला आपका है कि समय और परिश्रम अधिक लगता है। बड़ी कक्षाओं में ये विधि जो है, बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में उतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस विधि द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम को निर्धारित समय विस्तृत पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं कराया जा सकता है। ये आपकी हो गई आगमन विधि। इसके आगमन विधि क्या है ये भी आपको बताया, इसके जो गुण हैं वो क्या हैं ये भी आपको बताया, और इसकी जो कमियां दोष हैं वो भी आपको बताए हैं। तो इससे संबंधित आइए हम देखते हैं एक प्रश्न जो परीक्षा में जिस प्रकार बनते हैं। क्वेश्चन आइए देखते हैं। मान लीजिए कक्षा 4 की बात करते हैं। कक्षा 4 में शिक्षक कक्ष में बालकों को
समकोण त्रिभुज को कटी हुई की कटी हुई आकृति पेपर शीट में वितरित करता है और बालकों से भुजाओं में संबंध स्थापित करने के लिए कहता है। बताइए वह गणित शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। कक्षा 4 में शिक्षक क्या है? कक्ष में जो है शिक्षक, कक्षा 4 की कक्षा में शिक्षक बालकों को समकोण त्रिभुज की कटी हुई आकृति पेपर शीट को वितरित करता है और बालकों से भुजाओं में संबंध स्थापित करने के लिए कहता है। तो बताइए कि यह जो है किस विधि का जो है प्रयोग कर रहा है बच्चा। ठीक है, कर रहे हैं प्रयोग। आइए अब इसके कुछ विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प आपका है निगमन विधि, बी आपका है आगमन विधि, सी आपका है विशेषण विधि, विश्लेषण विधि, डी आपका है प्रयोगशाला विधि। मान लीजिए कि टीचर ने जो बच्चे को बताइए इसमें कौन सी विधि होगी। इसमें आगमन विधि होगी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी आगमन विधि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगमन विधि के संबंध में निम्न श्रेणी क्रम का विचार करें और
इसके सही अनुक्रमों की पहचान करें। आगमन विधि के संबंध में निम्न श्रेणी का क्रम दिया है और उसके सही अनुक्रमों का जो है बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका पहला है अवलोकन, या इसे हम निरीक्षण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। सेकंड, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। थर्ड आपका सत्यापन। फोर्थ आपका होगा सामान्यीकरण। ये आपका पूरा हुआ प्रश्न। अब इसमें विकल्प जो है वो इस प्रकार हैं: सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। सी आपका है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। डी आपका है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा। बताइए इसमें दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने आगमन विधि पढ़ी थी, तो आगमन विधि के स्टेप्स, चरण पूछे थे, सोपान। तो वही जो है श्रेणी क्रम यहाँ पे पूछा गया है कि आगमन विधि के संबंध में निम्न श्रेणी क्रम पर विचार करें और इसके सही क्रमों की पहचान करें, अनुक्रम। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहला देखा था, बताएं। आपने अगर सही से क्लास को पढ़ा है तो ज़रूर बता पाएंगे। उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण दिया गया था, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा था कि निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ करेंगे। तीसरे में आपका तीसरे स्टेप में था आपका सामान्यीकरण, और अंत में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का सत्यापन करते हैं। तो फिर इसमें जो फर्स्ट में आएगा वो कौन सा आएगा? सेकंड। अब दोस्तों इन दो में से ही एक सही है, सेकंड। और जो पहला आपका है इसमें जो दिया गया है अवलोकन, ये आपका दूसरे स्टेप में है। तो दूसरे में कौन सा जाए, ये कौन सा होगा? ये वाला सही होगा, इन दोनों में दिया हुआ है। तीसरे में आपका कौन सा है? ऑब्जर्व, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण ये इसमें सही है। ये तीसरा नंबर सत्यापन तो लास्ट में करते हैं, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। सही आपका कौन सा है? ये आपका सही रहा, ठीक है। ये भी दोस्तों प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, दोनों प्रश्न जो हमने आपको कराए हैं दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये थी हमारी आपकी पहली विधि, आगमन विधि। जो गणित पढ़ाने की दूसरी विधि है वो आपकी निगमन विधि है। दूसरी जो गणित पढ़ाने की विधि है वो निगमन विधि है। इसे हम
इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। ठीक है, ये विधि क्या है दोस्तों? यह विधि ठीक जो है उसके विपरीत है। किसके? आगमन विधि के। ये विधि क्या है? आगमन विधि के ठीक विपरीत है। परंतु क्या है? विपरीत तो है, परंतु ये उस विधि की विरोधी नहीं है। ठीक है, विरोधी नहीं है। अगला पॉइंट आपका है मुख्यतः इस श्रेणी, मुख्यतः इस विधि का प्रयोग, मुख्यतः इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग बीजगणित व त्रिकोणमिति के शिक्षण में होता है। इस विधि का मुख्यतः प्रयोग किसमें होता है? बीजगणित और त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग मुख्यतः होता है। इस विधि के इस विधि को स्मृति केंद्रित विधि के भी नाम से जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। शिक्षण में किया जाता है। इसके जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम, इसमें क्या है कि ये वो क्या थी? उदाहरण से सामान्य की ओर, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये क्या है? नियम से, उदाहरण की ओर। या हम कह सकते हैं सामान्य से विशेष की ओर। और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। से स्थूल की ओर। ठीक है, ये क्या है कि आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि है, और इसको भी 3 नामों से जाना जाता है। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
मान लीजिए ये क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? बताइए। समचतुर्भुज की भुजा निकालने का क्या फार्मूला है? बताइए, इसमें कौन सा लगेगा, कौन सा फार्मूले का यूज होगा? भुजाएं कितनी होती हैं? 4। विकर्ण d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो समचतुर्भुज की भुजाएं कितनी? 4 और जो d1 है आपका 30 है, d2 आपका 40 है। 4a स्क्वायर बराबर 30 तिया 90 ओ वर्ग करना है। 30 का वर्ग करेंगे, 30 का 30 में 900 आ जाएगा। 4 चौक 1600 आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर बराबर कितना होगा? 16 9 25, 2 उतार लिया 0। ठीक है, हम इसको काट देते हैं। तो 6 चौका 24 बचा 1, 100 हो गया। 25 चौका 100। ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? 625। ठीक है, इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगले पेज पे देखते हैं। दूसरा उदाहरण आपका आगमन विधि से ही लगाते हैं। दूसरा आपका क्या उदाहरण दिया जाए? दूसरा आपका उदाहरण लिया जाए। एक मिनट मित्रों, मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन नंबर 2 आगमन कौन सा निगमन विधि से एक हम त्रिभुज लेते हैं। आधार लंब कर्ण ए बी सी
अब ABC AB आपका है 25 आधार कर्ण ज्ञात करना है, लंब आपका है 20। तो इसको जो है निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या लगेगा, कर्ण रूट लंब का स्क्वायर प्लस वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये इसमें लगेगा। तो क्या निकालना है, CV और किसका किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर वर्ग प्लस AB का वर्ग रूट में आ जाएगा। CV बराबर CV तो हमें ज्ञात करना है, AC कितना है 20 का वर्ग प्लस AB 25 का वर्ग रूट CV बराबर दो दूनी 400, 25 क्या करेंगे, कितना आएगा 625। ठीक है, CV बराबर कितना आपका आ जाएगा, 25 225 आएगा। पच्चीस 125 50। पच्चीस का ये कितना आ जाएगा, 625 ही आएगा, सॉरी। तो इसका आ जाएगा 25 6 4 10 1025 रूट में आएगा। फिर इसको आगे हल कर लीजिए। अब आइए इस विधि के देखते हैं गुण क्या है। किसके गुण देखते हैं, निगमन विधि के, मेरिट्स। इस विधि के शिक्षण से गणित का अध्ययन, इस विधि से गणित का अध्ययन सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है, इस विधि से जो है अध्ययन करने पर शिक्षण
सुविधाजनक हो जाता है। इसमें बालक और अध्यापक को कम प्रयास करना होता है। इसमें बालक और अध्यापक को कम प्रयास करना होगा। अगला इसका गुण है इस विधि से या इस विधि के शिक्षण से समय की बचत होती है। इस विधि के प्रत्येक के अपने गुण होते हैं, प्रत्येक के अपने दोष होते हैं। तो इसके आइए हम दोष देखते हैं। डीमेरिट्स, इंग्लिश में कहते हैं डीमेरिट्स। इसका जो पहला है कि यह विधि मनोविज्ञान सिद्धांत के विपरीत है। ये विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विपरीत है। ये विधि रटने की प्रक्रिया पर जोर देती है, जो कि शिक्षण के हिसाब से गलत है। शिक्षण के हिसाब से गलत है। तो पहली आपकी हो गई है आगमन विधि, दूसरी आपकी निगमन विधि। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरी विधि। 2 विधियां कंप्लीट हो गई। टोटल विधियां कितनी हैं? 3 है, 2 8 हैं। तीसरी आपकी जो विधि है वो है व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड। इस विधि में क्या है कि मुख्यतः अध्यापक जो है वो केंद्र बिंदु होता है तथा छात्र एक मुख्य दर्शक श्रोता होता है। मतलब पजेसिव लर्नर के रूप में कार्य करता है। अध्यापक कक्षा में अपने विचारों को शाब्दिक चित्र पर प्रस्तुत करता है। शाब्दिक मतलब चित्र बता देता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड पर नोट डाउन करता जाता है, जिस कारण ये जो है लगभग विधि लगभग निम्न कक्षाओं में अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे देखते हैं। इस विधि में अध्यापक मुख्य केंद्र बिंदु होता है। इस विधि में क्या है कि अध्यापक ही मुख्य केंद्र बिंदु में होता है
तथा छात्र मूक दर्शक छात्र मूक श्रोता मूक श्रोता कहते हैं पजेसिव लर्नर के रूप में कार्य करता है। अध्यापक कक्षा में अपने विचारों का शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब अपने विचारों को जो है शब्दों के रूप में जो है लगभग बताता है, या ऐसे कैसे शब्दों के रूप में चित्र प्रस्तुत करता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या करता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड पर नोट डाउन करता है, जिस कारण इसे चाक एंड टाक मेथड के नाम से जानते हैं। चाक एंड टाक मेथड के नाम से जानते हैं। कार्यविधि, एक कार्य कैसे करता है, विधि कैसे क्या करती, क्या होता है कि मान लीजिए पूरा कक्षा का वातावरण है, कक्षा है, यहाँ पे टीचर जो है केंद्र बिंदु में होता है और छात्र इधर उधर से क्या करते हैं। दोस्तों आर्ट पे ना जाइए। स्टूडेंट जो है मुख्य केंद्र बिंदु में कौन होता है, टीचर होता है। स्टूडेंट एक तरीके से मूक श्रोता होता है, स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें होता क्या है कि केंद्र बिंदु में कौन रहेगा, अध्यापक रहेगा, अध्यापक रहता है। अध्यापक क्या है, इसमें कौन सक्रिय है, अध्यापक सक्रिय है। अध्यापक यहाँ पे सक्रिय होते हैं। बालक क्या होते हैं, शांत श्रोता होते हैं, शांत श्रोता होते हैं, मतलब पजेसिव लर्नर होते हैं। ठीक है, और प्रवाह इसमें कैसा होता है, प्रभाव का एक ही ओर होता है। मतलब टीचर लेक्चर देता जाता है और बच्चे सुनते जाते हैं। अध्यापक से या यूँ कह सकते हैं अध्यापक से छात्र की ओर, छात्र की
और अब आइए देखते हैं व्याख्यान विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। नए अध्याय के प्रारंभ में नंबर 2 पढ़ाए गए अध्यापक के पुनर्वलोकन में किसी गणितज्ञ की जीवनी के बारे में या किसी प्रमेय की उत्पत्ति या प्रमेय में रचना से पूर्व की भूमिका के बारे में। ऐसी जो है ऐसे में इसको प्रयोग करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम देखते हैं मेरिट्स मतलब गुण किसके, लेक्चर मेथड के। बड़ी कक्षा, जो बहुत बड़ी कक्षाएं होती हैं, अधिक बच्चों की कक्षा में इस विधि का कोई जोड़ नहीं है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, 100-200 जो भी हो, उसका कोई जोड़ नहीं है। अगला नंबर अध्यापक के लिए सुविधाजनक होती है, सुविधाजनक है, क्योंकि बालकों को व्यक्तिगत सहायता नहीं देनी पड़ती है। अगला आपका है
अध्यापक जैसा उचित समझता है अपनी तरफ से व्याख्यान देता है, व्याख्यान देकर विस्तृत पाठ्यक्रम को जल्द ही पूरा कर सकता है। ये तो रहे आपके लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि के गुण। अब क्या करते हैं, डीमेरिट्स देखते हैं, मतलब व्याख्यान विधि के दोष। इसमें क्या है कि चूंकि बालक इस विधि में निष्क्रिय होता है, चूंकि बालक इसमें विधि में निष्क्रिय होता है, अतः व्याख्यान के दौरान उसका ध्यान हट भी सकता है, उसका ध्यान हट भी सकता है। इसका कोई उसका कोई महत्वपूर्ण टॉपिक छूट सकता है, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक छूट सकता है। अगला देखते हैं, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि यह अधिगम सिद्धांत को फॉलो नहीं करती, नहीं करता है। इसमें स्पून फीडिंग दूर से पढ़ाया जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं चौथी विधि। चौथी हमारी विधि है
विश्लेषण विधि। एनालिटिक मेथड। विश्लेषण का अगर संधि विच्छेद दोस्तों करो तो इसका मतलब होता है अलग अलग तोड़ना। विश्लेषण विधि कहते किसे हैं? शाब्दिक अर्थ में समस्या के कठिन भागों का विच्छेदन करना ही विश्लेषण है। अब इसमें हम बिंदुवार देखते हैं। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में जो सिद्ध करना होता है ज्ञात तथ्य तक अग्रसर होता है। आइए आगे देखते हैं। विश्लेषण विधि के अन्य नाम, अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, अब इसमें हमें एक फैक्ट जो है वो पॉइंट के रूप में लिखते हैं।
इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः रेखागणित और ज्यामिति के शिक्षण में करते हैं। अगला देखते हैं। किसी प्रमेय की उत्पत्ति या निर्मेय की रचना मुख्य तौर पर विश्लेषण विधि द्वारा की जाती है। अंकगणित में कोई कठिन भाग को हल करने में किया जाता है। अब दोस्तों आइए इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। यदि A/B बराबर A/D तो सिद्ध कीजिए AC प्लस 4B² बटे BC बराबर C² प्लस 4BD अपॉन CD। ये कौन सा है? ज्ञात भाग है, ये अज्ञात है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। A प्लस C बराबर प्लस 4B² बटे BC, C² प्लस 4BD बटे
सी डी। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग भागों में लिखते हैं। ए सी अपॉन बी सी प्लस 4b² अपॉन बी सी। सिर्फ अलग अलग भागों में तोड़ दिया, क्योंकि इसका भी वैल्यू बटे में बी सी ही है, इसका वैल्यू भी बटे में बी सी है। c² अपॉन सी डी प्लस 4bd अपॉन सी डी। अब देखिए c से c कैंसिल हो गया, एक b से एक b कैंसिल हो गया, आपका इस c से एक c कैंसिल हो गया और इस d से आपका d कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, a अपॉन b प्लस 4b अपॉन c, ठीक है, बराबर बचा है c अपॉन d प्लस 4b अपॉन c। 4c से आपका 4c कैंसिल हो गया, बचा ए बी अपॉन बी सी अपॉन डी। यही आपका आ गया जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये ऐसे रहा अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं संश्लेषण विधि के विश्लेषण विधि के गुण। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में यह एक उपयोगी विधि है। अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, किसी प्रमेय की उत्पत्ति या प्रमेय की रचना अधिकांशतः विश्लेषण विधि द्वारा की जाती है। इस विधि के प्रयोग में बालकों में क्रिया, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और
अन्वेषण शक्ति और विश्लेषण जैसी प्रक्रिया आदि का ज्ञान हो जाता है। अब इस विश्लेषण विधि के दोष। आइए हम दोष देखते हैं। इस विधि के शिक्षण में समय और परिश्रम अधिक लगता है। अगला पॉइंट, छोटी कक्षाओं के शिक्षण में उतनी उपयोगी नहीं है। इस विधि का प्रयोग केवल तभी संभव है जब हमें ज्ञात तथ्य और अज्ञात तथ्य, अज्ञात निष्कर्ष दोनों की जानकारी हो। तो दोस्तों, आज हमने जो है आपकी 4 विधियां कंप्लीट करवा दी। 4 विधियां बची हैं, वो आपको अगले वीडियो में हम उनको पूरा चर्चा करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आगे आने वाले समय में हम आपको इसी प्रकार टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आपको देंगे सभी सब्जेक्टों का, इसलिए इस चैनल को छोड़ के मत जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।